गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों। आज के इस लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश पोट्री से संबंधित सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत 5 सेंट्रल आइडिया यानी 5 सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन किए जाएंगे, जो कि अलग अलग पोएमों से हैं। तो पहली पोएम हमारी है, जो कि जिसका नाम है माई मदर एट 66। इस पोएम को कवयित्री कमला दास के द्वारा लिखा गया है। हालांकि कवयित्री कमला दास अपनी माँ के प्रति बहुत सचेत थीं, क्योंकि उनकी माँ एजेड होने के साथ साथ उनका जो शरीर था वो टूट चुका था। कहने मतलब कभी भी अपने आप को अपनी ज़िंदगी से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता था, इसलिए कवयित्री उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित थीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66। कवयित्री कमला दास कह रही हैं कि माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष की हो चुकी थी। जिस पे ऊपर कहने मैंने पोएम लिखी है, जिसका नाम है माई मदर 66 इज ए पर्सनल पोएम। ये कवयित्री के द्वारा लिखित पर्सनल पोएम है, जो कि उन्होंने अपने और अपनी माँ के बारे में लिखा है, ऑफ पोइटिस कमला दास, जो कि कवयित्री कमला दास के द्वारा रचित है, लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में पोइटिस एक्सप्रेसिस कवयित्री समझाती हैं, बड़े अच्छे ढंग से समझाती हैं हर फीलिंग अपनी सोच को लेकर के, अबाउट हर मदर्स टेक केयर, जो कि जिसमें उनकी माँ के देख रेख के बारे में बताया गया है, क्योंकि उनको अपनी माँ की देख रेख करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एजेड हो चुकी थी और उनका शरीर का जो स्वास्थ्य था वो खराब हो चुका था। सी वाज कैप्चर्ड, वो एक प्रकार से फंसाव में आ गई थी, लॉजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने की वजह से, ड्यू टू डिक्लाइन हेल्थ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य टूट चुका था, खराब हो चुका था, एंड लॉस ऑफ एनर्जी, उनके शरीर की जो ऊर्जा थी वो भी ख़त्म होने वाली थी। विच एकम्पनीज ओल्ड एज, ये सब उनकी ओल्ड एज माने जो है बुरी अवस्था की वजह से या अधिक आयु की वजह से ये सब उनका हो रहा था। द पोइट एक्सेप्ट्स, हालांकि कवित्री पोइटेस जो हैं एक्सेप्ट माने स्वीकार करती हैं इस चीज़ को, दिस रियलिटी, इस वास्तविकता को, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है उसके लिए, एंड इज डिस्टर्ब्ड बाई हर मदर्स नीड, और अपनी माँ की ज़रूरतों को लेकर के काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। फॉर हर ऑन, उन्हीं के लिए, वन हैंड एक तरफ, कह रहे हैं वन हैंड एक तरफ, एंड हर ऑन ड्यूटीज़, एक तरफ तो उनको अपना कर्तव्य, अपना कारोबार, अपना कार्य की जिम्मेदारी थी जिसको उन्हें देखना था, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको जिम्मेदारी थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दिस लेसनेस, इनकी जो निस्सहायता थी, जो मजबूरी थी, इज ब्राउट आउट हर फीलिंग, जो कि उनकी सोच में इस तरह की सोचें थीं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि उनकी माता की जिम्मेदारी भी उनको अपनी संभालनी थी। नेक्स्ट पोएम है कीपिंग क्वाइट, शांति बनाए रखी। ये सेकंड पोएम है। इस पोएम को पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंडर्ड आइडिया। द पोएम कीपिंग क्वाइट, शांति बनाए रखी, इज कंपोज्ड बाई पाब्लो नेरुदा। इस पोएम को पाब्लो नेरुदा के द्वारा कंपोज किया गया है। इट हाईलाइट्स, इस कविता के माध्यम से उच्च प्रकाश पड़ता है, द मेजर पॉइंट्स, इसके मुख्य बिंदुओं पर, एंड मोटिव, उसकी मातृता के ऊपर, मातृत्व तत्वों के बारे में। इट डील्स विद पीस, इस कविता के द्वारा शांति का भाव होता है, मतलब शांति के बारे में पता चलता है। ह्यूमनिटी, मानवता के बारे में, एंड ब्रदरहुड, और भाईचारे के बारे में पता चलता है। द पोएम स्टार्ट्स ऑफ विद द पोइट रिक्वेस्टिंग, ये कविता कवि के निवेदन से शुरू होती है। हालांकि कवि यहाँ पर निवेदन करता है, किस लिए करता है? शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक लोगों से निवेदन करता है कि वो लोग शांति बनाए रखें, जिससे उसका कार्य सही तरह से हो सके। आगे, एवरीवन, हर कोई, टू काउंट टू 12, कवि का कहने का मतलब है हर कोई जब 12 तक गिनती गिनेगा, काउंट माने गिनना, टू 12 माने 12 तक, एंड टू कीप स्टिल, तब तक वो शांत रहेगा, एट द सम टाइम, कुछ समय के लिए। ही रिक्वेस्ट, वो निवेदन करता है, टू द पीपल, लोगों से, नॉट टू टॉक इन एनी लैंग्वेज, की किसी भाषा में बात ना करें, हालांकि किसी तरह की बात ना करें, एंड जस्ट टू ट्राई टू हियर साइलेंस, और बात को खामोशी से या शांति से सुनने की कोशिश करें। हियर माने यहाँ पर, द पोइट रेफर्ड, कभी महत्व देता है, टू द चोस माने कार्यों के लिए, इन द वर्ल्ड, संसार के, वेयर माने कहने वेयर देयर, जहाँ कहीं,
इज ओनली नॉइस, जहाँ कहीं केवल शोर ही शोर है, एंड नथिंग एल्स, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ही सेज, वो कहता है कि दैट स्टिलनेस माने शांति, एंड साइलेंस माने खामोशी, हेल्प टू ए मैन, एक मनुष्य को सहायता मिलती है, यानी आदमी को सहायता मिलती है इन क्रिएटिंग ए फीलिंग, अपनी सोच को बनाने में या अपने कार्य को करने में। नेक्स्ट है तीसरी पोएम है जिसका स्टैंडर्ड है, एक्सप्लेन करेंगे। इस पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत की चीज़ यानी सुंदरता की चीज़। इस पोएम को जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत की चीज़, एक सुंदर चीज़, इज कम्पोज बाई, इसको चुना गया बाई द फेमस पोइट, प्रसिद्ध कवि द्वारा, जिसका नाम है जॉन कीट्स के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट गिव्स अस ए मैसेज, इस कविता के माध्यम से कवि हमें एक संदेश देता है दैट ए थिंग, कि एक कोई भी चीज़ ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत, इज ए फॉर एवर जॉय, हमेशा आनंद देती है, यानी सुंदर चीज़ हमेशा आनंद देती है। इट नेवर एंड्स, इसका कभी अंत नहीं होता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इनकरेजमेंट, एक सुंदरता की चीज़ हमको प्रोत्साहन देती है, हिम्मत देती है, साहस देती है। इनकरेजमेंट साहस, हिम्मत। टू गो फॉरवर्ड माने आगे बढ़ने के लिए, एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम का भी संकेत देती है। आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, इज फुल ऑफ इनूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी पृथ्वी जो है असंख्य, इनूमरेबल का मतलब असंख्य, और ब्यूटीफुल थिंग हमारे सुंदर चीज़ों से। तो हमारी जो पृथ्वी है वो अनेकों सुंदर चीज़ों से भरी हुई है। सच माने इस तरह से, एज जैसे, सन सूर्य खूबसूरत चीज़ है, द मून चंद्रमा खूबसूरत चीज़ है, द ट्रीज माने सुंदर चीज़ें हैं, द इनोसेंस ऑफ द शीप, निर्दोष भेड़ें सुंदर चीज़ें हैं, दी ब्लॉसमिंग रोजिस, खिले हुए फूल सुंदर हैं, एंड डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के फूल ये भी सुंदर हैं, द रिवर सुंदर हैं, एंड स्टीमाने सुंदर हैं, स्टीमाने झरने, इटसी इत्यादि। द थिंग्स, ये चीज़ें आप ब्यूटी, सुंदरता की, खूबसूरती की, कह रहे हैं मोशिश अभी मोप्स अभी, अगर ये दूर चली जाती हैं तो द पाल ऑफ मजरी, तो जो रहस्य का जो बात होती है वो दुख में बदल जाती है, सारो दुख हो जाता है, एंड कह रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट, निराशा प्राप्त होती है। आप अवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, द माइटी थिंग्स, जो बड़ी चीज़ें हैं या शक्तिशाली चीज़ें हैं, आर आल्सो कनेक्ट विद ब्यूटी, ये भी सुंदरता से जुड़ी हुई हैं। ऑल दी ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी सुंदर चीज़ें, आर सेंट बाय गॉड, ये सभी ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती हैं या ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट पोएम है जो कि सेंटर आइडिया है नेक्स्ट पोएम का। इस पोएम का नाम है रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे खड़े होना। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा चुना गया है, हालांकि इन्होंने लिखा है, तो इसका स्टैंडर्ड आइडिया देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। द फेमस पोएम, प्रसिद्ध कविता द रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे खड़े होना, इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा चुनी गई है। हालांकि इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया यानी लिखा है। ही क्लियरली विजुलाइज्ड, क्लियरली माने स्पष्ट रूप से, विजुलाइट माने उपस्थित किया है, हालांकि उसको उजागर किया है, इसके तत्वों को, इसके गुणों को। द प्लाइट ऑफ द रूलर फोल्क माने लोग होते हैं, रूलर माने देहाती होते हैं, हालांकि देहाती लोगों के गुणों को या उनके कार्यों को या उनके दुखों को बताया गया है। द सिटी फोल्क, जो नगर के लोग, जो शहर के लोग हैं, हु डेरिव्ड, जो कि चले गए हैं, थ्रू द कंट्री साइड, देश में, मतलब देश के बाहरी इलाकों में, जैसे देहाती क्षेत्र में, हार्डली पे ओनली हेड, कह रहे हैं हार्डली माने मुश्किल से, पे एनी नीड टू द रोड साइड स्टैंड। तो शहर के लोग होते हैं, जो रोड किनारे खड़े हुए लोग हैं, देहाती लोग, गांव के लोग, उनके लिए वो जो है बड़ा मुश्किल से कुछ दे पाते हैं, हालांकि उनका भरण पोषण बहुत कठिन हो जाता है। वो आर द पीपल, वो लोग, हु रन इट, जो दौड़ करके या निकल करके शहर से देहात में आ गए हैं, उनके लिए। द पोइट हैज़ अर्जिट, कवि निवेदन करता है, द नेसेसिटी, जरूरतों के बारे में, जरूरतों की चीज़ों के बारे में, आप द बैलेंसिड डेवलपमेंट की जो विकास है, बैलेंस में संतुलित किया जाए, आप फॉल बोथ, दोनों तरीके से, ऑन द रोड साइड स्टैंड, यानी जो सड़क किनारे खड़े लोग हैं गांव के करीब, उन लोगों के लिए थोड़ी सी मदद की जाए। द पुअर विलेजर्स, जो बेचारे गाँव वासी हैं, वेट ऑल डे, जो सारे दिन इंतजार करते रहते हैं सड़क किनारे खड़े होकर के, फॉर द पॉल्यूशिड, प्रदूषित वाली जगह पर, सिटी ट्रैफिक, जो कि नगर के ट्रैफिकों द्वारा दूषित हो रही हैं, उनके लिए।
पासिंग थ्रू, कह रहे हैं पासिंग थ्रू स्टॉप, वहाँ से वाहन गुजरते हैं, थ्रू होकर के टू स्टॉप रुकते हैं, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, देर मैंने वहाँ पर, दे पुट हैव गुड क्वालिटी, हालांकि वहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता मिलना चाहिए, कंज्यूमेबल ऑन सेल, और वहाँ पर उनको ग्राहकी का कार्य सेल बिक्री होनी चाहिए, फॉर देम उनके लिए, बट हार्डली किंतु मुश्किल से, एनी आउट ऑफ 1000, हालांकि 1000 में से एक का दुक्का ऐसा व्यक्ति मिलता है, सेल्फिश जो स्वार्थी, कार्स स्टॉप देयर, जो कि स्वार्थी कार जो है, स्वार्थी या मतलबी कार के जो लोग होते हैं वहाँ पर आकर स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, इफ़ माने यदि, एनी डस, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा करता होगा, इट फॉर सम इंक्वायरी, यानी कि कुछ भी पूछताछ करता हो, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ, एंड नॉट फॉर एनी कैश फ्लो, हालांकि वहाँ पर किसी कैश का, पैसे का लेन देन नहीं होता है, टू द पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए, कहना मतलब है जो धनी पैसे वाले लोग होते हैं वो गरीब लोगों के कोई भी पैसे का लेना देना नहीं करते हैं। द सैडनेस ऑफ ट्रस्टिंग सारो, वास्तव में जो दुखीपन है आप ट्रस्टिंग, विश्वास के तौर पर, सारो बाय काफ़ी दुखदाई है, लर्क्स माने झलकती है, ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर दुख, यानी कि उनके चेहरों पर दुख झलकता है, दे फील दे आर चाइल्डिश, और वे अपने बचकानेपन को महसूस करते हैं, लॉन्जिंग गोश, कह रहे हैं लॉन्जिंग गोश इन बैन, उनका अधिकांश समय जो है बैन माने व्यर्थ में चला जाता है, द सिटी पीपल, जो नगर के लोग हैं, डू नॉट हैव ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव, नगर के लोगों के लिए, कहने वाला उनके अंदर, नगर के लोगों के अंदर, जो गरीब लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग, उनके अंदर, उनके लिए उनको कोऑपरेटिव करने की या सहयोग करने की कोई उनकी फीलिंग नहीं होती है, ना कोई सोच होती है। कहने का तात्पर्य है कि नगर के लोग जो हैं ग्रामीण लोगों की कोई हेल्प मदद नहीं करना चाहते हैं, एंड राइजिंग टू लॉट ऑफ द रूरल पीपल, ताकि वो गांव के लोगों का, देहाती लोगों का स्तर ऊंचा उठा सकें। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे लुक फॉर देयर कैलकुलेटेड बेनिफिट, हालांकि जो नगर के लोग हैं वो अपना गणित का हिसाब लगाते हैं, बेनिफिट अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं, स्टिल फिर भी द पोइट हेल्प्स, यानी द पोइट होप्स माने उम्मीद करता है, आशा करता है, दैट द सिटी पीपल, जो नगर के लोग हैं, विल टेक द पुअर विलेजर्स, क्योंकि वो बेचारे गांव के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी लें, आउट ऑफ देयर पेन, उनके दुख को हटाएं, वाई हेल्पिंग देम, उनकी मदद करके। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है 5, पोएम का नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर, चाची जेनिफर्स का चीता। इस पोएम को लिखा है एड्रिन रिच ने, तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर, कविता जेनिफर्स टाइगर यानी जेनिफर, चाची जेनिफर्स का जो चीता है, इज कंपोज्ड बाई एड्रिन रिच, हालांकि इसको एड्रिन रिच ने चुना है या लिखा है। ही एक्सप्रेसिस, वो समझाते हैं, कह रहे हैं हाउ पावर ऑफ द वुमेन कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडी, हालांकि स्त्रियों की शक्ति है, जो क्षमता है, वो किस तरह से उनकी स्त्रियों की बॉडी को नियंत्रित करती है या उस पर काबू करती है, वट नॉट देयर माइंड्स, ना कि उनके मस्तिष्क या उनके दिमाग को। पोएम मेक्स दिस पॉइंट, कविता इस बिंदु पर पहुंचती है, क्लियर वाई प्रेजेंटिंग, जो कि स्पष्ट रूप से उपस्थिति दिखा करके, द विल्ड एग्जॉटिंग पावरफुल, हालांकि बिल्ड माने जो देहातीपन होता है या जंगलीपन होता है, एग्जॉटिंग पावरफुल, जो कि काफ़ी आनंद की जो पावर होती है, शक्ति होती है, टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड, हालांकि जो टाइगर माने चीते हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड माने कढ़ाई के रूप में छपे हुए हैं, एक कढ़ाई की हुई है, वाई ऑन जेनिफर्स के द्वारा, चाची जेनिफर्स द्वारा जो है पर्दे पर टीगर, यानी जो टाइगर हैं, चीते हैं, उनको कढ़ाई के तौर पर बनाया गया है। ऑन जेनिफर इज़ प्रोबेबली टेरिफाइड, चाची जेनिफर्स भी भयभीत हो जाती हैं, प्रोबेबली माने संभवतः, और टेरिफाइड माने भयभीत होना, ऑफ दी ऑपरेशन, कार्यों को लेकर के, फॉर चौबिनिस्ट हस्बैंड, अपने पति के कार्यों को लेकर के। सी लिव्स हर लाइफ, वो अपना जीवन जीती हैं, अंडर कंस्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य के दबाव में होकर के, कहने वाला उन पर कार्य करने का बहुत जिम्मेदारी थी, इस पर वो अपने कार्य के प्रेशर में रहती थी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिज लेडी, और एक शादीशुदा महिला होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। द इमेज माने प्रतिमा, ऑफ दी वेडिंग रिंग, उनकी जो प्रतिमा थी, एक इमेज थी, पहचान थी, वो वेडिंग रिंग का मतलब शादी की अंगूठी थी, इवन आफ्टर हर डेथ, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात, सी
क्रीड्स फॉर हर सेल्फ, जिन्होंने उसको अपनी मृत्यु के बाद रखा था। एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प के तौर पर, वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम यानी कि दुनिया की या संसार की आज़ादी के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत 5 स्टैंडर्ड एक्सप्लेन किए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।